हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि मैं अच्छा हूं, आई होप आप भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू थिंक फास्ट अकेडमी पटना। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की अतीत से वर्तमान यानी हिस्ट्री का बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और इससे आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे तो क्लास 7th के हिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम बारी बारी करके आपका टोटल चैप्टर 10th तक टोटल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कॉपी पे और नोट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ, कब और कैसे। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताइए भारत का पर्यायवाची नाम क्या है, तो क्या क्या हो सकता है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, कितने लोग सिंधी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची रूप में, मतलब इसके अलावा भी भारत को और नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। यह नाम यानी हिंदुस्तान 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। देखिए, इससे पहले हिंदुस्तान शब्द का यूज नहीं किया जाता था, सिंधु शब्द का यूज किया जाता था। लेकिन जब तुर्की लोग आया भारत में तो इसको हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। देखिए, उपमहाद्वीप किसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है द्वीप, एक होता है उपमहाद्वीप। द्वीप होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, और उपमहाद्वीप होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। भारत का अगर मैप आप देखेंगे तो उसमें समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप भारत के मैप में, यहाँ पे इस साइड से भी समुद्र से घिरा हुआ है भारत, और ये साइड से भी घिरा हुआ है, और नीचे वाले साइड से भी घिरा हुआ है। यानी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण साइड से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे द्वीप किसको कहते हैं, उपमहाद्वीप किसको कहते हैं। देखिए, उसमें यही बात कहा गया है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। मतलब ये जो उपमहाद्वीप था, इसका पूरा का नाम हिंदुस्तान के लिए किया था। कौन किया था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने किया। देखिए, बिहार का नाम बिहार कौन रखा? ठीक है, तो इसको मिन्हाज-ए-सिराज ने रखा गया था। ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लीजिएगा, और जैसे जैसे हम नोट्स दिखा रहे हैं इसको आप लिखते चलिएगा, ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहे और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। तो वही बोल रहा है, बिहार का नाम बिहार कौन रखा? 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है? मिन्हाज-ए-सिराज। रेड कलर से इसको लिख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज-ए-बिहार के नाम दिया गया, और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। देखिए, बौद्ध बिहारों किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाने वाले बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं, और वो जब जगह जगह घूमते हैं तो उनको बौद्ध बिहार कहा जाता है। तो बिहार में रहने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को स्थान दिया गया था, इस कारण से। और बिहार में बहुत सारा घूमने वाला भी जगह है, परिभ्रमण का जगह है, इस कारण से इसको अर्ज-ए-बिहार भी कहा गया है। और इसको प्रांत के रूप में कौन गठित किया? अकबर ने गठित किया था। आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रौद्योगिकी क्या होता है। मतलब आपको बोलेंगे प्रौद्योगिकी क्या होता है तो आप नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम यही बोलें टेक्नोलॉजी क्या होता है तो आपके माइंड में कुछ कुछ ख्याल आने लगे होंगे। जैसे नए नए इन्वेंशन, मोबाइल, नए नए मशीन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं प्रौद्योगिकी होता है क्या है। मानव जीवन को
बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांतों पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यावहारिक प्रयोग खेती, कल कारखानों आदि में प्रौद्योगिकी कहलाता है। देखिए, अगर इंसान के लाइफस्टाइल को चेंज कर दे पूरी तरह से, ठीक है, और बेहतर तरीके से बना दे, और जो भी टेक्नोलॉजी रहेगा किस पे आधारित रहेगा, साइंस पे आधारित रहेगा, साइंस के सिद्धांत पे यानी साइंटिफिक थ्योरी पे आधारित रहेगा। और कल पुर्जों मशीन मतलब मशीन का पार्ट हो गया या मशीन हो गया, इसको अगर व्यवहारिक जीवन में यूज कर रहे हैं, जैसे पंखा हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इस सब को हम हर रोज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर दिन यूज कर रहे हैं, डे बाय डे यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, व्यवहारिक रूप से यूज करना कहेंगे। और यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे देखिए, एरो दे के कुछ पॉइंट लिखा गया है, इसको भी हम समझते चलेंगे। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। अगर मध्यकाल की बात की जाए तो वहाँ का लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, मेन रूप से ऐसे तो बहुत सारे कुटीर उद्योग करते थे, टोकरी बनाना हो गया, पशुपालन हो गया, लेकिन मेन रूप से अगर उनका जीवन टिका हुआ था तो खेती पे टिका हुआ था। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज़ का व्यापक प्रयोग होने लगा। देखिए, इससे पहले आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि ताड़ पत्रों पे यानी ताड़ के पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, या फिर बहुत तरह के पत्तों पे, पत्थर पे लिखा जाता था। लेकिन कागज़ का यूज कब हुआ, कागज़ का यूज तुर्कों के आगमन के बाद हुआ। मतलब तुर्की लोग भारत आया, उसके बाद क्या हुआ, कागज़ का यूज हुआ, ठीक है। अब सोचिए सबसे पहले कागज़ का यूज कहाँ हुआ होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट में ये चीज़ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले कागज़ 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। समझ में आया, सबसे पहले कागज़ चीन में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 100 ईस्वी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 13वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1200 से लेकर 1300 के बीच का समय, ठीक है। शताब्दी का मतलब 100 होता है, आपको पता होगा। जब भी 13वीं बोले या 12वीं बोले तो एक कम ही लिखा जाता है, मतलब एक कम ही लेते हैं, यानी 13 है, यानी 1200 से लेकर 1300 के बीच के समय को, ठीक है। तो भारत में कागज़ का यूज कब हुआ, 1200 से लेकर 1300 के बीच के समय के बीच हुआ था, यानी 13वीं शताब्दी में उसी के आसपास हुआ था। आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लीजिए। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्रों में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। देखिए, 13वीं शताब्दी में बहुत सारा खोज हुआ है, इसमें से एक खोज ये भी है कि समुद्र के जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र, ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम कंपास बोलेंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में एक और भी बहुत बढ़िया खोज ये भी हुआ कि कंपास का यूज हुआ। लोग समुद्र में भटक जाते थे, जहाज़ में उनके पास पता नहीं चलता था मौसम गड़बड़ी के कारण, या कभी सूरज का ना दिखना, तो उत्तर किधर है दक्षिण किधर है तो पता नहीं कर पाते थे। लेकिन जब कुतुबनुमा आया, चुंबकीय कुतुबनुमा आया, यानी दिशा सूचक यंत्र जिसको हम कंपास कहते हैं, तब ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा, और जितना भी हम नोट्स लिख दिए हैं आप इसका फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। इधर भी हम दिखा दे रहे हैं आपको, टोटल आप देख रहे होंगे, पीछे वाला भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ने में मन भी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा पढ़ने में, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमको बताइए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।